अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक स्टडी किया था वो लीनियर रिलेशंस स्टडी किए थे वेलोसिटीज़ में और एक्सेलरेशन में। उससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ये वाला टॉपिक अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है, एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज तो आपसे पूछा ही जा सकता है। अब इसको आप लोगों ने लॉन्ग के हवाले से कैसे तैयार करना है, ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखें। डेराइव अ रिलेशनशिप फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन के सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप ड्राइव करके दें। तो आपने डेफिनेशन लिखने के बाद ये सारे का सारा रिलेशन डिराइव करना है, ये सारे के सारा रिलेशन ड्राइव करना है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या मुराद है। हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करेंगे, फिर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें आपस में हमारे पास क्या रिलेशनशिप होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली इसको हम डिफाइन करते हैं कि आपके पास वो फोर्स होती है, द फोर्स, ये वो फोर्स होती है विच कीप्स द बॉडी to move in a circle, is known as centripetal force। तो कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली आपके पास वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को मदद देती है वो सर्कल में मूव करे। कि कोई भी बॉडी, चाहे टायर हो, चाहे आप कर्व पाथ में मूव कर रहे हो, चाहे आप ज़मीन के गिर्द कर्व पाथ में मूव कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, दुनिया जहान की कोई भी चीज़ जब सर्कुलर पाथ में या जिसे हम सर्कल कह देते हैं, सर्कल में मूव करती है तो उसको हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने में मदद देती है वो क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। आज के बाद अगले चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर्स में, अपकमिंग चैप्टर में जहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र आएगा हम सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय FC। संस्कृत में हम क्या लिख देंगे, FC के साथ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और नाम होता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज इनवर्ड फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, इनवर्ड फोर्स, या इसका एक और नाम होता है दैट वन इज सेड टू बी नोन एज सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स, इनवर्ड फोर्स और सेंटर सीकिंग फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा नाम इनवर्ड फोर्स, तीसरा नाम सेंटर सीकिंग फोर्स। क्या आप कोई भी नाम से मैं आपसे पूछ सकता हूँ, एग्जाम्पल दें। कहता है कहाँ पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स नज़र आएगी, कहाँ पे आप लोग देख सकते हैं या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद है। तो मोशन ऑफ फ्लाई व्हील्स, जो आपके पास फ्लाई व्हील्स होते हैं, ठीक है, आपके पास उनकी मोशन के अंदर भी आपके पास क्या मौजूद है, सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्लाई व्हील्स की हम लोग बात करेंगे। इंजन, पिस्टन इंजन्स के अंदर भी हम लोग कुछ फ्लाई व्हील्स की फॉर्म में कुछ व्हील्स यूज़ करते हैं जो पिस्टन को अप एंड डाउन मूव करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे होते हैं तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उन्हें मदद देती है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करती रहे। मोशन ऑफ एन अर्थ अराउंड सन, एग्जाम्पल मैंने पहले आपको दे दी थी आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। दुनिया जहान की जो भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करे, दुनिया जहान की जो भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करे उसको सर्कुलर पाथ में मदद कौन करता है, तो आप कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स मदद करती है। अब वो कहता है कि नेक्स्ट अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मेंट बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ मेंट बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से क्या मुराद है, हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है।
अब वो कहता है कि अब आपने डेफिनेशन लिखनी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। आप लोग डिफाइन करेंगे द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू centripetal force which is directed क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, which is directed towards center of circle is called centripetal acceleration, तो उसे हम किसका नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। उसे हम किसका नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। वो एक्सेलरेशन जो किसी भी बॉडी के अंदर पैदा होती है, किस फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, तो वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हमें पहले ही पता है डेरिवेशन करने से पहले जहाँ पे फोर्स होती है वहाँ पे एक्सेलरेशन होती है, किस लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इजिकल टू एम में। तो तीन चीज़ों में से एक चीज़ हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो हमें पहले ही पता चल गया डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले ही कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लाजमी होगी वहाँ पे जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अब इस चैप्टर के अंदर और आगे फर्दर जहाँ पे भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जिक्र आएगा, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और सब्सक्रिप्ट में हम लिख देंगे स्मॉल सी। हम सब्सक्रिप्ट में क्या लिख देंगे, स्मॉल सी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, ए सी के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट कर दोगे, ए सी के साथ हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब वो कहता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, ए सी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स टेंजेंट। अब ये पैदा सेंटर से होती है, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होती है। अब कैसे, अब मैं आगे डायग्राम में आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक और पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड, इज ऑलवेज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट। हर पॉइंट पे ये कांस्टेंट होती है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। तो ये हर पॉइंट पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब मिसाल के तौर पर कैसे, सर्कल में देखें। अब जब चीज़ सर्कल में घूम रही है तो सर्कल के सेंटर से सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा टुवर्ड सेंटर की तरफ होती है, जो आपको लगातार मदद देती रहती है कि आप सर्कुलर पाथ में क्या करते रहें, ऐसे मूव करते रहें। लेकिन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वही सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन तो होती है, ठीक है, लेकिन जो टेंजेंशियल आपके पास इसकी हर लेवल डायरेक्शन भी टेंजेंट होती है। मैग्नीट्यूड तो अंदर की तरफ है, जितनी इनवर्ड है सेंटर की तरफ है, लेकिन आप यहाँ पे लाके अगर कोई चीज़ रस्सी अपने हाथ में पकड़ के घुमाए ना सर के ऊपर रख के ऐसे गोल गोल, तो जब यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे रख के छोड़ेंगे, वैसे तो इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है इसलिए तो वो सर्कल में मूव कर, लेकिन यहाँ पे रख के अगर आप छोड़ दें तो ऐसी चीज़ जाके गिरेगी। फिर ऐसे घुमाए, यहाँ पे रख के छोड़ेंगे तो ऐसे जाके गिर जाएगी, ऐसे गिर। इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है कि सेंटर से आपके पास हमेशा, टेंजेंट का क्या मतलब होता है कि आपके पास एंगल, अब टेंजेंट का ये मतलब है कि यहाँ पे लाके अगर छोड़ेंगे यहाँ पे तो सेंटर से हमेशा एंगल कितना बने, 90 डिग्री। टेंजेंट का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री। बहरहाल अब फर्दर अब आपने इसके रिलेशन ड्राइव करने हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, तो आपने हेडिंग दे देनी एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन में के अंदर हम लोग एक सब हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग में दे देता हूँ कि मैं रिलेशनशिप ड्राइव करने जा रहा हूँ। रिलेशनशिप हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं किस में, बिटवीन FC एंड AC, कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या करने जा रहे हैं, रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो पहले हम जनरल एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। हम लोग लिखते हैं नो कंसीडर अ पार्टिकल, हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है। नो कंसीडर अ पार्टिकल विच मूव्स, जो क्या करता है, मूव करता है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B with uniform velocity v। अब डायग्राम में ज़हन में रखना, ये सर्कल में चीज़ मूव कर रही है, इसका सेंटर है और
सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो चीज़ सर्कल में ऐसे लगातार गोल दायरे में मूव करती रहेगी। मैंने बोला कि यहाँ पे जब बॉडी पहुँची थी तो यहाँ से अगर आप छोड़ें इन केस तो यहाँ से ऐसे सीधी जाके गिरेगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी यूनिफॉर्म चेंज में, और यूनिफॉर्म चेंज की वजह से एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। सो द मैग्नीट्यूड, तो फिर हम लिखते हैं कि सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सो द मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि अगर वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कैसे पैदा हो रहा है। अब देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की कितनी चीज़ें होती हैं, दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। किसी एक चीज़ में भी चेंज आ जाए तो वो चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा, रफ्तार में चेंज नहीं आ रही, वो डायरेक्शन में चेंज आ रही है। किस में चेंज आ रही है, डायरेक्शन, क्योंकि जब आप सर्कल में मूव करते हैं ऐसे तो हर लम्हे डायरेक्शन क्या हो रही होती है, ऐसे, हर लम्हे डायरेक्शन क्या हो रही होती है, ऐसे, हर लम्हे डायरेक्शन क्या हो रही होती है, ऐसे चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन की वजह से चेंज इन वेलोसिटी पैदा होगी, और चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा। चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से चेंज इन वेलोसिटी पैदा होगा, और चेंज इन वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा एक्सेलरेशन पैदा करने में। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट, बट फिर आप बता के जाएंगे बट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, बट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, तो एक्सेलरेशन उसके अंदर क्या होगी, पैदा हो जाएगी। सो एक्सेलरेशन इज गिवन एज, तो एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, सो एक्सेलरेशन इज गिवन एज, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसे मैं नाम दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब मैं कहता हूं कि आप देखें, अगर डायग्राम में देखें कि लेट एट पॉइंट ए जो बॉडी की वेलोसिटी है वो v1 है, एंड एट पॉइंट बी जो बॉडी की वेलोसिटी है वो v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास क्या आएगी, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये दोबारा एक और डायग्राम आप बनाएंगे, जितनी डायग्राम्स मैं बना रहा हूँ ये आप शो करेंगे। आपके पास पहले बॉडी पॉइंट ए पे थी, यहाँ पे उसके टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 ये थी, सेंटर से मूव कर रही थी किसी रेडियस r में, थोड़ी देर के बाद आपने देखा पॉइंट बी पे पहुंची, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गई आपके पास, v2 आ गई, और आप देखें कि जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो आपके पास ये होगी डेल्टा v, और ये चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली किसकी वजह से चेंज है, मैग्नीट्यूड, जितनी रफ्तार पॉइंट ए पे है उतनी रफ्तार पॉइंट किस पे होगी, बी पे होगी, सिर्फ डायरेक्शन इधर इस साइड पे जाके गिर रही है, इधर v2 में और डायरेक्शन में जाके गिर रही है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से चेंज इन वेलोसिटी पैदा हो रहा है। तो फिर आप लिखेंगे नो ड्यू टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप देखें बच्चा यहाँ पे सोचता है, आप लोग सोचेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहे हैं, भाई हमारे टॉपिक का मेन मकसद पहला क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना। अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ फिजिकल टू एम, सेंट्रीपिटल फोर्स तब निकलेगी जब एक्सेलरेशन पता होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्सेलरेशन पैदा करेगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा। अब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। तो इसलिए डायग्राम में देखें, पहले मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, तो पहले वेलोसिटी निकल आएगी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकल आएगी, और एक्सेलरेशन से फोर्स निकल आएगी, और हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ड्यू टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से मैं फार्मूला लगा रहा हूँ इक्वल टू वी। अब वो कहता है कि टाइम में कितना चेंज आया। जारी बात है, पॉइंट ए से जब आप पॉइंट ए से बी तक बॉडी जाएगी तो कुछ ना कुछ तो वक्त लेगी। कितना वक्त लेगी,
टी इज इक्वल टू डेल्टा टी, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एस इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। तो हमारे पास डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा एस ओवर वी, और इससे मैं नाम दे दूंगा किसका, इक्वेशन नंबर 2 का। किसका नाम दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 का। अब डेल्टा टी की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ ताकि मैं सिलेक्शन निकाल सकूँ। तो यूजिंग इक्वेशन 2 इंटू 1, तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर एस ओवर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू वी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डेल्टा वी ओवर एस, और वी ऊपर जाके अलग से क्या हो गया, मल्टीप्लाई से साथ लिख लिया। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल थ्योरम कंसेप्ट है, ये आपने याद करना है कंसेप्ट के साथ समझ के, कि अब वो कहता है कि अब यहाँ पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेल्टा वी ओवर एस की, डेल्टा वी ओवर एस की। तो मैं कहता हूँ नो ड्रॉ और ट्राइंगल, मैं डायग्राम से एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। नो ड्रॉ अ ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ पी क्यू आर, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ पी क्यू आर। अब देखें पी क्यू आर ट्राइंगल मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। अब आपके पास आसानी के लिए देखें, एक डायग्राम हमने ये बनाई थी, आप दोबारा ड्रॉ कर लें अपनी आसानी के लिए। ये सेंटर से रेडियस आर था, बॉडी किस पे थी, पॉइंट ए पे। इस लम्हे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v1। थोड़ी देर के बाद वो पहुंच गई पॉइंट बी पे, और इस लम्हे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2। अब देखें बाहर जो मैंने डायग्राम में बताया था v1 से v2 चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, डेल्टा वी। एक ट्राइंगल आपके पास अंदर बन रही है ये वाली, और एक आपके पास बाहर बन रही है। तो बाहर वाले ट्राइंगल को मैं अपनी आसानी के लिए ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, जो मैंने नाम दिया है चेंज इन वेलोसिटी, इसको मैं नाम दे देता हूँ P, इसको Q और इसको R, जो भी हमने वर्डिंग लिखी है। P से Q वेलोसिटी की मिकदार v1 है, P से R वेलोसिटी की मिकदार कितनी है, v2। अब यहाँ पे आप ये सारा लिख के जाएंगे लाजमी कि PQ, चाहे वर्डिंग में लिख लें ऐसे पॉइंट्स में लिख लें, PQ इज पैरेलल, PQ पैरेलल है एंड इक्वल टू v1, के PQ पैरेलल है v1 के। PQ पूरी लाइन शो कर रही है वेक्टर, और ये पैरेलल है किसके, v1 के। इसी तरह PR इज, जैसे हम मैथमेटिकल थ्योरम में नहीं कहते अगर ये साइड बराबर है तो ये साइड ये शो कर रही है, ये इसकी इक्वल है। इसी तरह हम यहाँ पे शो कर रहे हैं PR इज पैरेलल एंड इक्वल टू, PR इज पैरेलल एंड इक्वल टू v2। तो अब वो कहता है कि हम लिखते हैं कि वी नो, हम जानते हैं, वी नो डैट, हम यहाँ पे जानते हैं, वी नो डैट रेडियस ऑफ सर्कल इज, रेडियस ऑफ सर्कल OA, रेडियस को किस डायग्राम में देखें शो किया हुआ, OA से इज परपेंडिकुलर टू v1, इज परपेंडिकुलर टू v1। ये रेडियस v1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। डायग्राम में देखें आपके पास ये रेडियस बेसिकली क्या नज़र आ रहा है, परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है, परपेंडिकुलर आपके पास से नज़र आ रहा है। अब कैसे, ये देखें दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, 0A, यहाँ पे ये क्या था, v1। तो बेसिकली जो आपने डायग्राम में शो किया OA, बेसिकली ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, v1 के। इसी तरह आप लिखते हैं, दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एंड OB इज परपेंडिकुलर टू v2, एंड OB इज परपेंडिकुलर टू v2, ये v2 के परपेंडिकुलर है। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वाइल वेलोसिटीज आर यूनिफॉर्म, वाइल वेलोसिटीज आर यूनिफॉर्म, जबकि वेलोसिटीज हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब उनका डायरेक्शन की वजह से चेंज आ रहा है ना, पहले भी हमने बात की, किसकी वजह से चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से पैदा हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। और चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, मिकदार, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा। अगर लगातार वो 3 मीटर पर सेकंड से घूम रही है, वो 3 से ही घूम रही है, तो फिर चेंज सर किस वजह से पैदा हो रहा है, तो चेंज पैदा हो रहा है डायरेक्शन की वजह से। किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से। तो इधर से हमें पता चला इसका मिकदार v1 v2 किसकी इक्वल है, v की इक्वल है। एक ये भी मैथमेटिकल हमने शो कर दिया, और रेडियस भी OA किसकी इक्वल है, OB के। ये रेडियस भी क्या है, सेम है। तो थर्स हमें यहाँ से पता चल गया बोथ ट्राइएंगल्स आर आइसोसेलेस। ये आपने मैट्रिक के अंदर मैथ में थ्योरम पढ़ा है, जो दो ट्राइंगल सेम हो तो आप कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। तो ये पहले ट्राइंगल देखें, डेल्टा
AOB इक्वल टू डेल्टा QPR। AOB और PQR डायग्राम में देखें कि आपके पास ये अंदर ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है और एक ये बाहर वाली, ये दो ट्रायंगल्स हैं जिनको आप कह रहे हैं। अब इनकी हम मैथमेटिकल थ्योरम है, तो इधर से हमें ये पता चल गया, हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर मैथमेटिकल थ्योरम है। थोड़ा स्टेप याद कर लें। AOB एंगल कांग्रुएंट हैं किसके, आपके पास ट्रायंगल QPR के। तो इधर से अब हम इनकी रेशो ले लेते हैं। मैथमेटिकल थ्योरम के मुताबिक QR डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई OA। इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूँ। अब देखें QR की अगर आपने रेशो ली है ना PQ के साथ, QR को PQ, QR को इस डायग्राम में देखें, QR की रेशो लिया PQ के साथ, तो QR की आप PR के साथ भी रेशो ले सकते थे, ठीक है। QR की आप PR से भी रेशो ले सकते हैं क्योंकि PQ और PR सेम है, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो देयरफॉर इसी तरह जिस साइड पे एक ट्रायंगल की रेशो लेंगे दूसरी साइड से, इसी तरह दूसरी ट्रायंगल की भी आपने वही साइड्स की रेशो लेनी है उसी साइड के हिसाब से। तो अब आप देखें PR इक्वल टू PQ इक्वल टू V, PR इक्वल टू PQ इक्वल टू आपके पास V है। PR इक्वल टू PQ बेसिकली आप देखें कि PQ ये V1 इक्वल टू V2 थे, लेकिन ये इन सब की तो यूनिफॉर्म थी इसलिए V मैंने कह दिया डायरेक्ट। और जबकि QR किसकी इक्वल है डायग्राम में देखें डेल्टा V के, QR किसकी इक्वल है डेल्टा V के। और इसी तरह देखें कि आप AB किसकी इक्वल है, AB इक्वल है आपके पास आर्क लेंथ AB की, किसकी इक्वल है आर्क लेंथ AB की। और दूसरा अब नेक्स्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, इक्वेशंस के अंदर जितने हमने सपोज किए। और OA बेसिकली आपने डायग्राम में जाके देखें OA किसको शो कर रहा है, रेडियस को शो कर रहा है। तो ये वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ सारी की सारी, पुट इन इक्वेशन 4। तो डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू R गया आर्क AB ओवर R। अब वो कहता है कि एक कंडीशन हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, देयरफॉर करके कंडीशन यूज़ करते हैं। कंडीशन ये है कि जैसे मैं कहता हूँ डेल्टा T अप्रोच करेगा 0 को, तो पॉइंट B इज़ क्लोज टू A हो जाएगा। तो आप देखें कि ये पॉइंट A था, तो पॉइंट B भी ओरिजिन से सेंटर से बिल्कुल किसके करीब आ जाएगा। तो डेल्टा T किसको अप्रोच कर रहा होगा 0 को, तो पॉइंट B उसके बिल्कुल क्या हो जाएगा डेल्टा T अप्रोच टू 0। तो A और B ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ थी जिसे आप कह रहे हैं आर्क लेंथ A और B, जब डेल्टा T 0 को अप्रोच करेगी तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ऐसे बिल्कुल स्मॉल होगी ना, छोटी सी, तो ऐसे बिल्कुल ये ऐसे छोटी सी बन जाएगी। ऐसे छोटी क्यों की है, डेल्टा T अप्रोच टू 0 क्यों किया, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। AB क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। जब स्ट्रेट हो जाएगी तो अब आपके पास तो डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो आपके पास आर्क लेंथ AB किसके इक्वल आ जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। आर्क लेंथ AB आपके पास S के इक्वल आ जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो पुट इन इक्वेशन 5, तो डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा S ओवर R। अब देखें इनको चेंज कर लें, डेल्टा V रिप्लेस कर लेता हूँ, S इज इक्वल टू V ओवर R। तो डेल्टा क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि मुझे डेल्टा V ओवर S की वैल्यू चाहिए थी। तो ये वाली वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपकी क्या थी, ये थी, दोबारा लिख रहा हूँ, डेल्टा V ओवर S इंटू V, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो A इज इक्वल टू V ओवर R इंटू आपके पास क्या आ जाएगा V आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा R आ जाएगा। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। सो दिस इज एक्सेलरेशन, ये आपके पास क्या है एक्सेलरेशन है। सो दिस इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ये वो एक्सेलरेशन है जो प्रोड्यूस्ड होगी इन द बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इतनी मिकदार एक्सेलरेशन की पैदा होगी, इतनी मिकदार एक्सेलरेशन की पैदा होगी। तो सो दिस इज नोन एज इसे हम नाम देंगे किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। किसका नाम देंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का
नाम देंगे। तो अब आपके पास रिप्लेस कर देंगे ए को ए सी के साथ। ए सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का आज के बाद फार्मूला आप जेन में रखेंगे, वी स्क्वायर ओवर आर होता है, वी स्क्वायर ओवर आर होता है। तो अब नेक्स्ट हमारा मकसद तो सेंटीमीटर फोर्स निकालना है। तो नो मैस ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी गोल दायरे में घूम रही थी, जो बॉडी गोल दायरे में आप घुमा रहे थे पॉइंट ए से बी, नो मैस ऑफ अ बॉडी इज नॉन, वो हमें पता होगा कि हम किसको घुमा रहे हैं, वाइल एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज आल्सो नॉन। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आपने इक्वेशन नंबर 7 के मुताबिक निकाल रही है। अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं क्या निकाल सकूँ, सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, सो द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज कैलकुलेटेड, हम सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। मैंने आप लोगों को कहा था न्यूटन सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव एनालिसिस देता है, तो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो आप देखें बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, एम ए। वही हम जो ट्रिक यूज कर रहे हैं, तीन में से एक चीज़ हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन सेंटीपिटल होगी तो फोर्स भी क्या होगी, सेंटीपिटल होगी। तो फोर्स भी क्या होगी, सेंटीपिटल। तीन में से एक चीज़ क्या रहेगी, कांस्टेंट। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा, मैस m। इसे मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 8 का। हमने फार्मूला निकाला है सेंटीपिटल फोर्स का, तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 7 × 8। तो सेंटीपिटल फोर्स निकालना आपका मकसद है, तो वी स्क्वायर ओवर आर। तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये अब आपने सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला निकाल लिया इन टर्म ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, इन टर्म ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो आपने फार्मूला निकाल लिया सेंटीपिटल फोर्स का। दिस इज फार्मूला आप लोग लिखेंगे, ये जो फार्मूला है, दिस इज फार्मूला, कौन सा फार्मूला, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये जो फार्मूला है, दिस इज फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर लीनियर मोशन, फॉर लीनियर मोशन, फॉर लीनियर मोशन। ये लीनियर मोशन के लिए, लीनियर मोशन या मैं टेंजेंशियल मोशन कह सकता हूँ। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एमसीक्यूज के लिहाज से जेन में रखना है, लीनियर मोशन या टेंजेंशियल। लेकिन मैं लीनियर से एंगुलर में जाना चाहता हूँ, सर्कुलर में जाना चाहता हूँ। तो लीनियर से सर्कुलर में जाने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हम कह देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 8। तो एफ सी इक्वेशन 8 आपकी क्या थी, एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो v की वैल्यू पुट कर दें आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो आपके पास एफ सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इन टर्म ऑफ एंगुलर मोशन, ये लीनियर मोशन, और ये सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला इन टर्म ऑफ एंगुलर मोशन। तो आप लोग लिख देंगे दिस इज द फार्मूला, ये आपके पास फार्मूला है फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर एंगुलर मोशन। तो आपने ये सारे का सारा लीनियर और एंगुलर मोशन दोनों के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिख के दिखाना है, दोनों के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिख के दिखाना है। तो अब अपनी तसल्ली के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देखें कि दोनों फार्मूला से यूनिट और डायमेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या आएगी, सेम आएगी। फोर्स कोई भी हो, फोर्स कोई भी हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की यूनिट हमेशा क्या होगी, न्यूटन होगी। क्या होगी, न्यूटन होगी। तो आप देखें, अब हम दोनों फार्मूला से चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारे पास ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला फॉर लीनियर मोशन एम वी स्क्वायर ओवर आर, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला फॉर एंगुलर मोशन एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखें दोनों से सेम आएगा। मैस की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर। रेडियस क्या होता है आपके पास, मीटर। तो एफ सी इज इक्वल टू के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल, तो एफ सी इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ सी इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के। अब देखें एफ सी इज इक्वल टू मैस क्या होता है, किलोग्राम। रेडियस क्या होता है, मीटर। ओमेगा की यूनिट होती है पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। रेडियन वर्ल्ड है, रेडियन यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। उसकी जगह 1 कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि थीटा एंगल की यूनिट है और वो डायमेंशन लेस होता है।
तो 1/सेकंड का होल स्क्वायर, तो एफ सी इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर इंटू 1/सेकंड स्क्वायर, एफ सी इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है। तो आपको पता चल गया यहाँ से कि ये दोनों फार्मूले बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वही डायमेंशन होगी जो फोर्स की होती है। तो आप F इज इक्वल टू mv स्क्वायर, और अगर शॉर्ट आंसर में निकालने के लिए कहा जाए तो आप ये प्रॉपर पुट करके निकाल के दिखाएंगे। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इनटू मीटर, तो F इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल, तो एफ सी इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की आपके पास डायमेंशन आ जाएगी MLT-2, MLT-2। तो आपके पास MLT-2 आ जाएगा। अब देखें इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आप एंड में इसकी कैलकुलेट फार्मूला ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो ए सी इज इक्वल टू आपने आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ से निकाला था। दो फार्मूले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला इन टर्म ऑफ लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला इन टर्म ऑफ एंगुलर मोशन या एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, तो ऊपर स्क्वायर इनटू मीटर, तो ये आपके पास आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस फार्मूले से भी देखें मीटर और रेडियन ओमेगा की यूनिट क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी की? पर सेकंड का स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला यूनिट आ गया इस फार्मूले से भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों फार्मूला से आप लोग देख लें, आपका आंसर बिल्कुल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की यहाँ से डायमेंशन क्या आ जाएगी? LT-2, LT-2। तो यहाँ तक आप फुल इसको प्रूव कर देंगे विद प्रॉपर यूनिट, तो आपको इंशाल्लाह फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। जब ये लॉन्ग में आएगा कि डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आपने ये सारे का सारा करना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।